Welcome you in the third lecture of economics. In this lecture, we will discuss about type of economic system. इस वीडियो में हम पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझेंगे। यहाँ प्रीवियस लेक्चर्स के की नोट्स हैं, कृपया आप इसे एक बार देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं चैलेंज ऑफ इकोनॉमी से। इकोनॉमी का चैलेंज है टू फुलफिल नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। दे नीड सम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स लाइक फूड, क्लोथ्स, हाउस, देन टीवी, कार, एसी, फ्रिज, एक्सेट्रा, एंड सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, बस सर्विस, देन एयरवेज, बुलेट ट्रेन। पहले बस की जरूरत थी, अब बुलेट ट्रेन चाहिए। तो यह एक एंडलेस फिनोमिना है। तो इकोनॉमी का मेन चैलेंज होता है वन सेट ऑफ नीड को पूरा करने के बाद अगले सेट ऑफ नीड को पूरा करने के लिए रेडी रहना। इस चैलेंज के तीन मुख्य पहलू हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, उत्पादन, वितरण और विनिमय। और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाले सिस्टम को ही इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। यह रेगुलेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की? इसी के आधार पर इकोनॉमिक सिस्टम के तीन मुख्य प्रकार हैं: कैपिटलिस्ट, स्टेट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। पूंजीवादी, राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट इकोनॉमी के ही अलग अलग दो वर्जन हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम को। एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत हुई। इनके आइडिया का यूएसए और कुछ यूरोपियन कंट्री पर काफी प्रभाव पड़ा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत हुई। कैपिटलिज्म बात करता है प्राइवेट ओनरशिप की। यह कहता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस पर सारा का सारा नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या एक किसी प्राइवेट ग्रुप का होगा। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ प्राइवेट ग्रुप जैसे चाहें, जो चाहे वो उत्पादन कर सकते हैं, जहां चाहे उसे बेच सकते हैं। यहाँ पर ये फ्री है, इसलिए इसे फ्री मार्केट सिस्टम भी कहते हैं। फ्री मार्केट का मतलब कोई भी कंपनी आ सकती है, ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है। इसलिए कंपटीशन इस फ्री मार्केट सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और जब भी कंपनी के बीच में कंपटीशन होता है तो वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यहाँ पर मेन पर्पस होता है प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाना। कंपनी को प्रॉफिट तभी होगा जब लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी विद मिनिमम प्राइस। तो इसलिए हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पर अच्छे से अच्छा बनाने के लिए नई नई टेक्निक्स का इनोवेशन करती हैं। आज के समय जो मॉल्स, डीमार्ट, सुपरमार्केट है, यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही आउटकम है, जहां पर आप कई अनेकों अनेकों ब्रांड के प्रोडक्ट एक ही जगह पर देख सकते हैं। यह तो कैपिटलिज्म की अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। यहाँ वर्कर को फिक्स सैलरी दी जाती है और यह सैलरी प्रायः इतनी ही होती है जिससे वर्कर अपनी बेसिक नीड को ही पूरा कर पाते थे। पूरा का पूरा प्रॉफिट मालिक के पास जाता था, ओनर के पास जाता था। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इससे हुआ क्या? इससे जो वर्कर की हेल्थ है वो काफी गिर गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी लो हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आ गई, आर्थिक असमानता की बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। मालिक, ओनर बहुत अमीर होते चले गए और वर्कर बहुत गरीब होते चले गए। इस कारण वर्कर क्लास का काफी शोषण हुआ। प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोगों के कल्याण की चिंता किसी को नहीं होती, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करता। वैसे तो यह एक पॉलिटिकल इशू है, बट आने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए हम देखते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी आज के समय में प्योर कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर कंट्री में कोई ना कोई जनकल्याण नीति अवश्य होती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि किसी देश की इकोनॉमी में कैपिटलिज्म के फीचर ज्यादा हों, फॉर एग्जांपल यूएसए। अब हम समझते हैं स्टेट इकोनॉमी सिस्टम को। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने दिया था और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी थी जिसका नाम है दास कैपिटल। इस बुक में उन्होंने कैपिटलिज्म के द्वारा हुए वर्कर पर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया था और स्टेट इकोनॉमी को नई क्रांति के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। इनके आइडिया को यूएसएसआर ने अपनाया, फिर इसका आइडियल शेप
चाइना में आया और ईस्टर्न यूरोप कंट्री में भी स्टेट इकोनॉमी का काफी प्रचार प्रसार हुआ। हमें स्टेट इकोनॉमी के दो वर्जन देखने मिलते हैं, सोशलिस्ट यूएसएसआर में और कम्युनिस्ट चाइना में। सोशलिस्ट इकोनॉमी बात करती है कलेक्टिव ओनरशिप की ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यदि किसी खेत में 100 लोग काम करते हैं तो उसका मालिकाना हक उन 100 लोगों को है। जितना भी प्रॉफिट आएगा सब में बराबर बटेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाएगा। यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथों में होता है, इसलिए इसे स्टेट इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा कंट्रोल, सारा पावर, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, रिसोर्सेस का हो, यहाँ तक कि लेबर तक का भी, सब पर कंट्रोल एक ही गवर्नमेंट का होता है। यहाँ सारे लोग गवर्नमेंट के अधीन ही काम करते हैं। अब तक जो हमने देखा कि कैपिटलिस्ट में मालिक की चलती थी, सोशलिस्ट में लोगों की चलती थी, कम्युनिस्ट में किसी की नहीं चलती, वहां सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है। यहाँ कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी का ही ट्रांजिशन जोन है। धीरे धीरे सोशलिस्ट इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि अंत में कम्युनिस्ट इकोनॉमी ने ही सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को अपने में अपना लिया। वैसे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हुए वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन का रिएक्शन थी, इसलिए दोनों ही कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट थी। यहाँ दोनों के कुछ की फीचर्स हैं। वेलफेयर स्टेट का आधार सोशलिस्ट इकोनॉमी से ही आया। वेलफेयर स्टेट का आशय उन स्टेट से है जहाँ लोगों के वेलफेयर, उनके कल्याण के बारे में सोचा जाता है और जन कल्याण नीतियां बनाई जाती हैं। इसका इम्पोर्टेंट फीचर है लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। वहीं कम्युनिस्ट इकोनॉमी में कोई कंपटीशन नहीं होता, एक ही गवर्नमेंट होती है, वही सब काम करती है, सारा ट्रेड एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आइडियल कम्युनिस्ट इकोनॉमी में पैसों का कोई लेन देन नहीं होता। यहाँ आइडियल सोसाइटी की बात की जाती है, मतलब बिल्कुल आदर्श समाज। यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट देगी, लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हुआ क्या कि पब्लिक आलसी हो गई, कोई इनोवेशन नहीं हुआ क्योंकि इनोवेशन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। और इकोनॉमी की प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो गई। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब यदि किसी स्टेट का एक ही लीडर है और यहाँ के लोगों की समस्या कुछ और है और यहाँ के लोगों की समस्या कुछ और है, पर प्लानिंग सबके लिए एक सी है, बट अलग अलग प्लान की जरूरत है। इसलिए स्टेट को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया जाता है ताकि यहाँ के लोग अपनी समस्या यहाँ के लीडर को बता सके और यहाँ के लोग अपनी समस्या यहाँ के लीडर को बता सके और ये लीडर स्टेट के लीडर तक अपने क्षेत्र की समस्या को पहुंचा पाए और उसी के अनुसार प्लान को तैयार किया जा सके। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब यूएसए में 1929 में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बुरी तरीके से फेल हुई। इसका प्रभाव यूरोपियन कंट्री पर भी पड़ा। तो यहाँ पर जरूरत थी नई इकोनॉमिक अप्रोच की, जो आई जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी से, जो कि एक बुक थी जिसे जॉन मिनार्ड केन्स ने लिखा था। इस समय ये यूएसए की इकोनॉमी के फेलियर की स्टडी कर रहे थे। इन्होंने सरकार की ट्रेड में नो इंटरफेरेंस पॉलिसी पर सवाल उठाए और उन्होंने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन्वेंशन की बात की। उन्होंने वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन पर भी सरकार पर सवाल उठाए और सरकार को इकोनॉमी में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। कीन्स ने सजेस्ट किया था कि जो बेसिक गुड और सर्विस जैसे कि मिनिमम न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यदि सरकार के पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि वो उसे पूरा कर पाए, तो वो इस पर होने वाले खर्चे को सरकार लोगों से टैक्स के रूप में वसूल कर सकती है और बाकी गुड्स और सर्विस उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप दें। इस तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को अपनाकर मिक्स्ड इकोनॉमी को जन्म दिया और विश्व के अन्य देशों ने भी इसे तेजी से अपनाया। फिर 1950 में ऑस्कर लॉन्ज ने यही प्रपोजल सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी स्टेट को दिया कि आप कम्युनिस्ट के अच्छे अच्छे फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर को रखते हुए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी अच्छे फीचर को अपना लें और मिक्स्ड इकोनॉमी स्टेट बन जाएं। शुरुआत में तो इसे गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया, पर चाइना के नेता तंग को लगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होना आवश्यक है, बल्कि चाइना अभी तक अपने आप को प्योर कम्युनिस्ट कंट्री मानता था। पर 1985 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के फीचर को अपनाते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जेएम कीन्स लेके आए
और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ऑस्कर लॉन्ज लेके आए। आज वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में भी पहले भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। नाउ अब समय है सेल्फ असेसमेंट क्विज का। यहाँ पर आपको बुक और स्टेटमेंट के सामने उनके सही ऑथर को इस बॉक्स में से पिक करना है। देन इन एक्टिविटीज को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियल सेक्टर्स में बांटना है। इन सभी के सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। अगले वीडियो में हम नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।